नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, समाधान एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की पूर्व की भांति हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे। आलसी व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना मेहनती व्यक्ति छूट जाता है। तो हम आलस्य त्याग करके अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहें और हर वीडियो को ध्यान से देखें। आपके ये वीडियो परीक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होंगे। आज हम बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाले अति महत्वपूर्ण अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के 4 अंकों के प्रश्नों की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट भूगोल में से आपके आएंगे और आपके पेपर का प्रश्न नंबर 3 होगा। प्रश्न नंबर 3 में 4 प्रश्न दिए होंगे। आपको यदि ये प्रश्न अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ हम आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला, विश्व में जनसंख्या वाला जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर में से हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, आप ध्यान रखेंगे, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये कथन किस भूगोलवेत्ता का कथन माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कथन है, एशिया में बहुत कम स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, ये कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो भूगोलवेत्ता का नाम है जॉर्ज बी क्रेसी का। किसका है? जॉर्ज बी क्रेसी का। दूसरा प्रश्न की बात करें हम कि जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश घना बसा हुआ औद्योगिक प्रदेश माना जाता है? तो हम जब जनसंख्या के आंकड़े विश्व के देखते हैं तो औद्योगिक प्रदेशों में कोबे ओसाका जो जापान के 2 नगर हैं, यहाँ कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश ये जापान का सबसे औद्योगिक प्रदेश, सबसे घना औद्योगिक प्रदेश है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। हम तीसरे प्रश्न की बात करें कि जनघनत्व से आप क्या समझते हैं? जनघनत्व का आशय क्या है? तो आशय का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में बसे हुए लोगों की संख्या, ये आपकी जनघनत्व कहलाती है। इसे सूत्र के माध्यम से भी हम व्यक्त कर सकते हैं, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, उसको हम औसत घनत्व के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हम इस पाठ का चौथा क्वेश्चन देखें तो जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की विशेषता लिखो। आपसे पूछिए विशेषता किसकी? जनांकीय संक्रमण की विशेषता। तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की विशेषता मानी जाती है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। इसी प्रकार हम 4 प्रश्नों के बाद हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो प्राथमिक व्यवसाय वाला जो भाग है, फर्स्ट भूगोल का प्राथमिक व्यवसाय हमारा एक भाग है, प्राथमिक व्यवसाय लेसन है। उस लेसन में से हमने ये 4 प्रश्न छांटे हैं। भोजन संग्रहण विश्व के किन क्षेत्रों में किया जाता है? आपको ध्यान होना चाहिए प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल होते हैं। उसमें आप पशुपालन, भोजन संग्रहण, शिकार, खेती, ये मत्स्य पालन, इस प्रकार के कार्य जो प्राथमिक व्यवसाय में शामिल होते हैं, उनमें हमने पहला प्रश्न यहीं से उठाया है, भोजन संग्रहण विश्व के किन 2 क्षेत्रों में किया जाता है? तो उत्तरी कनाडा का क्षेत्र जहां आदिम जनजाति के लोग रहते हैं, और इसी प्रकार अमेजन बेसिन में बसने वाली जो जनजातियां हैं वो अपना जीवन यापन का कार्य भोजन संग्रहण करके, यानी जंगलों से कंदमूल, फल इत्यादि इकट्ठा करती हैं, उनको बेच करके अथवा उनका वस्तु विनिमय करके आपस में, और तब जाकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। तो भोजन संग्रहण में उत्तरी कनाडा और अमेजन बेसिन ये महत्वपूर्ण 2 क्षेत्र माने जाते हैं। इसी प्रकार हम छठे प्रश्न की तरफ चले तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी का मतलब समझ गए होंगे आप, हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इस प्रकार के जो हमारे राज्य हैं, वहां उत्तरी पूर्वी राज्यों में की जाने वाली स्थानांतरण कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है उसको क्या कहते हैं? तो उसे झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इसे कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार हम 7वें क्वेश्चन की बात करें, आदिम मानव यानी खानाबदोश जो मानव था वो आदिम मानव जीवन निर्वाह के लिए किन 2 कार्यों पर निर्भर रहा करता था? तो जब मनुष्य की शुरुआत
आदिम मानव के रूप में हुई तो वो अपने जीवन जीने के लिए कौन कौन से 2 कार्य किया करता था। तो उसमें पहला कार्य वो आखेट था, क्योंकि उसको इसके अलावा कोई ज्ञान ही नहीं था। पत्थरों के औजारों से या भोंटे औजारों से वो जानवरों का शिकार करता था। और उसके बाद धीरे धीरे उसको पारिवारिक जब ज्ञान हुआ तो संग्रहण की व्यवस्था में आया। तो दूसरा कार्य वो संग्रहण का करने लगा, कंदमूल, फल या मांस का इत्यादि का संग्रहण करने लगा। तो आदि मानव जीवन निर्वाह के लिए किन 2 कार्यों पर निर्भर था? तो आखेट और संग्रहण, की 2 कार्य महत्वपूर्ण थे जिन पर मानव निर्भर था। इसी प्रकार हम प्राथमिक व्यवसाय से चौथा प्रश्न यानी 8वां प्रश्न लेते हैं हम कि पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म, पशुओं के लिए, क्योंकि हम संग्रहण करने के बाद में उसकी पूर्ति नहीं हो पाई तो उसके बाद वो पशुपालन पर चला गया मानव। तो पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाने लगे और उन फार्मों को उस समय क्या कहा जाता था? तो पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म जो आज भी हैं, ये बड़े बड़े फार्म जहां बाड़ लगी रहती है और उन बाड़ लगे हुए बड़े फार्मों को क्या कहते हैं? तो उनको रेंच के नाम से जानते हैं। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा। 8वां क्वेश्चन भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है कि पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म जिनमें बाड़ लगी रहती है वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वो रेंच कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर, 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो मित्रों, अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तब तक आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। हम जिन एक एक अंकों के प्रश्नों की बात कर रहे थे उसमें प्रश्न नंबर 3 जो आपका आएगा वो 4 नंबर का होगा। उसमें हमारा 9वां प्रश्न शामिल करते हैं हम। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को किस नाम से जाना जाता है? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को किस नाम से जाना जाता है? और वो कहलाते हैं स्वर्ण श्रमिक। आपने पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा हो तो मैंने लाल कॉलर श्रमिकों के बारे में पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। लाल कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? जो अपने घर से बाहर रहकर प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। ऐसे श्रमिकों को हम लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जानते हैं। जो कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके पसीना बहाते हैं वो लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। जो आपके पिछले वीडियो में नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हो। तो अब यहाँ उच्च प्रौद्योगिकी अर्थात ऐश आराम और एसी में बैठने वाले लोग हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत श्रमिक, तो वो स्वर्ण श्रमिक कहलाएंगे, निश्चित रूप से कहलाएंगे। हम 10वें प्रश्न की बात करते हैं। पशु आधारित, आपके इस पशु आधारित या कृषि आधारित एक प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो पशु आधारित 2 उद्योगों के नाम यदि आप लिखना चाहें तो हम डेयरी उद्योग और चमड़ा उद्योग लिख सकते हैं। वैसे पशुओं पर आधारित और बहुत सारे अन्य उद्योग भी शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पशु आधारित उद्योगों में हम मुख्य रूप से 2 उद्योग हैं, एक तो डेयरी उद्योग और एक चमड़ा उद्योग है। इसी प्रकार हम 11वें प्रश्न की बात करें, महान झील औद्योगिक प्रदेश। इस प्रश्न के बारे में भी हमने हमारा द्वितीय वीडियो डाला था, तो उसमें भी ये जानकारी दी थी कि महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है। तो अपन ने वहाँ महान झीलों के बारे में, एरी, ओंटारियो इत्यादि झीलों के बारे में भी पढ़ा था। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है, इसमें महान झील औद्योगिक प्रदेश यानी इन 5 झीलों के बीच में जो औद्योगिक प्रदेश है उसको हम महान झील औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसी प्रकार हम 12वें प्रश्न की ओर चलें तो छोटे पैमाने के उद्योग यानी कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग यानी कि बृहद उद्योग, इन दोनों में एक अंतर बताना है। तो मुख्य रूप से अंतर क्या होता है? मानवीय श्रम की प्रधानता ये छोटे पैमाने के उद्योगों में होती है, अर्थात कुटीर उद्योगों में मानवीय श्रम की प्रधानता होती है। और बड़े पैमाने के उद्योग अर्थात बृहद उद्योग, उन बृहद उद्योगों में मशीनीकरण की प्रधानता होती है, यानी ये कार्य मानवीय श्रम से किया जाता है और ये कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो मुख्य रूप से एक अंतर हमने यहाँ देखा। वैसे उद्योगों में काफी अंतर हो सकते हैं, पूंजी के आधार पर हो सकता है, माल के उत्पादन के आधार पर हो सकता है, कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर हो सकता है, श्रमिकों की संख्या के आधार पर हो सकता है। लेकिन हम यहाँ छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों में एक अंतर मात्र जान रहे हैं। तो मानवीय श्रम की प्रधानता छोटे उद्योगों में होती है और मशीनीकरण की प्रधानता ये बड़े उद्योगों की एक विशेषता मानी जाती है। यह आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न फिर आ गया, अंकीय विभाजन। अंकीय विभाजन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप जानते होंगे संचार, सूचना और संचार तकनीकी का
या सूचना और संचार तकनीकी तक पहुंच का संबंध, यानी जिस देश के नागरिकों के बीच में जितनी संचार और सूचनाएं शीघ्र अतिशीघ्रता से पहुंच जाती हैं, वो देश उतना ही अंकीय विभाजन में आगे माना जाता है। तो सूचना और संचार तकनीकी तक पहुंच का संबंध अंकीय विभाजन कहलाता है। इसी प्रकार हम 14वें प्रश्न की बात करें, जब बाह्य स्रोतन का मतलब जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, या हम ये कहते हैं एक्सपोर्ट जो कहते हैं, जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी हम हमारी सीमाओं के पार दूसरे देश की समुद्री सीमाओं को पहुंचा देते हैं या दूसरे देशों में उस माल को या सेवा को पहुंचा देते हैं, तो उस बाह्य स्रोतन को क्या कहा जाता है, तो वो अपतरण को अंग्रेजी में ऑफशोरिंग के नाम से भी जानते हैं, तो उसको अपतरण कहा जाता है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण और इस साल परीक्षा में उपयोगी प्रश्न माना जा सकता है। इसी प्रकार हम 15वें क्वेश्चन की बात करें कि हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाएं पढ़ी हैं, तो उन क्रियाओं में से हम 5वीं क्रिया के बारे में पूछ रहे हैं कि पंचम क्रियाकलाप के प्रकार लिखिए। अब आपसे कार्य नहीं पूछे, प्रकार पूछे, तो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पंचम क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। और उन 4 प्रकारों में कौन कौन से शामिल होते हैं? एक होता है विशेषज्ञ, एक होता है निर्णयकर्ता, एक होता है परामर्शदाता और एक होता है नीति निर्धारक। तो ये 4 महत्वपूर्ण प्रकार हैं पंचम क्रियाकलापों के। और आज के इस वीडियो में हम 8 की श्रृंखला का जो प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, पिछले हम 10-15 वीडियो में इसी क्रम को लेकर चल रहे हैं। आगे अलग अलग प्रश्नों को हम लेकर भी चलेंगे। तो हम इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो 16वां प्रश्न है वो परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित है। ये परिवहन, संचार और व्यापार ये कौन सी क्रियाकलाप कहलाता है, अर्थात किस प्रकार का क्रियाकलाप है, कौन सा व्यवसाय है, तो ये तृतीयक व्यवसाय में शामिल किया जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, परिवहन, संचार और व्यापार ये हमारे तृतीयक क्रियाकलाप हैं, जो मानव के तृतीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। और इसी के साथ आप इन वीडियो को लगातार अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, अधिक से अधिक आप मेहनत करिए और परीक्षा उपयोगी जो सामग्री है उसे ज्यादा से ज्यादा पढ़कर के सफलता की ओर चलिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनका नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।